जय हिंद। लास्ट क्लास में हम लोग कुक्कुट फार्म के बारे में पढ़े थे कि कुक्कुट फार्म क्या होता है। तो उसमें बताए थे कि जनरली कुक्कुट फार्म जो होता है वहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनका पालन पोषण या रख रखाव करते हैं। उसे ही हम लोग कुक्कुट फार्म वहाँ पर बताए थे कि कुक्कुट फार्म में मेनली दो प्रकार के पक्षियों को रखा जाता है। एक तो अंडा उत्पादन वाले पक्षी जिनको हम लोग लेयर कहे थे, और ऐसे पक्षी जिनको मांस उत्पादन के उद्देश्य से रखा जाता है उनको बॉयलर कहते हैं, ब्रोलर कहते हैं। इसके बाद हम लोग बात पढ़ना है कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए आवश्यक शर्तें। जैसे हम लोग डेयरी फार्म प्रबंधन में पढ़े थे आवश्यक शर्तें, वैसे ही ठीक वैसे ही क्या होता है कुक्कुट फार्म प्रबंधन के लिए भी कुछ शर्तें होता है। उसमें से पहला जो आता है वो नस्ल है। नस्ल, बेहतर नस्ल का मतलब क्या होता है? जनरली कुक्कुट फार्म में रखे गए मुर्गियों का नस्ल बेहतर होना चाहिए। इसमें ऐसे मुर्गियों को रखा जाता है जिनका मांस एवं अंडा उत्पादन क्षमता अधिक तथा रोग प्रतिरोधी होते हैं। तो दो तरह से कह रहा है कि ऐसे बर्ड्स जिनका जो क्या होते हैं अंडा और मांस का उत्पादन अधिक करते हैं, और साथ ही साथ जिनमें रोग प्रतिरोधी क्षमता, रोग से लड़ने का क्षमता क्या होता है, अधिक होता है, ऐसे नस्ल वाले जो पक्षी होते हैं, बर्ड्स होते हैं, उनको ही कुक्कुट फार्म में रखना बेहतर होता है, उचित होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो है उसको बोलते हैं आहार। कुक्कुट फार्म में रखे गए मुर्गियों के आहार में मुख्य रूप से कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन जो है वो सभी प्रकार के मुर्गियों के लिए आवश्यक होता है। लेकिन कुछ मुर्गियां ऐसे जिनको जो लेयर होते हैं, जिनको अंडा उत्पादन के उद्देश्य से पाला जाता है, ऐसे मुर्गियों के लिए क्या होता है, उन इस तरह के कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन युक्त भोजन के साथ साथ उनके भोजन में कैल्शियम को भी शामिल करना चाहिए। ये जो कैल्शियम होता है ये अंडा के सेल निर्माण के लिए आवश्यक होता है। अगर मुर्गियों के भोजन में कैल्शियम को शामिल नहीं किया जाएगा तो उससे क्या होता है कि उनके जो अंडा का सेल है वो कमजोर बनेगा, और फिर अंडा जो है वो टूट करके जल्दी से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए लेयर जो होते हैं, या कह सकते हैं कि ऐसे मुर्गियां जिन्हें अंडा उत्पादन के उद्देश्य से पाला जाता है उनके भोजन में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। कैल्शियम को शामिल करना चाहिए। तो ये कुछ दो अभी पॉइंट आए हैं, इसके बाद इसको नोट करिए। उसके बाद दो और पॉइंट के बारे में बात करते हैं, नोट करिए।
नेक्स्ट जो तीसरा आता है वो है कुक्कुटों का आवास। इसमें आवास वही होगा, पहला कुक्कुटों का आवास साफ, सूखा एवं हवादार होना चाहिए। दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो कुक्कुटों के आवास में इस प्रकार से बनाना चाहिए कि जो ठंडा, गर्मी और बरसात तीनों प्रकार के जो मौसम है उनके प्रतिकूल प्रभाव को क्या कर सके, सहन कर सके। आवास को ठंडा, गर्मी एवं बरसात जैसे मौसम के प्रतिकूल प्रभाव को सहन करने लायक होना चाहिए, जिसके ऊपर ठंडा, गर्मी और बरसात का कोई प्रभाव न पड़े। अगर थर्ड पॉइंट की बात करें तो उनके संख्या के अनुरूप उसमें क्या होना चाहिए, स्थान होना चाहिए। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट होगा कुक्कुटों के संख्या के अनुसार उसमें पर्याप्त स्थान होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर बात करें तो उनका जो वेस्ट मटेरियल होता है उससे काफ़ी गंदगी फैल जाती है, काफ़ी दुर्गंध आता है, तो उस वेस्ट मटेरियल जो होता है उसके निपटारे की भी उचित व्यवस्था होनी चाहिए। नेक्स्ट लिख सकते हैं कुक्कुटों के आवास में अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। ये कुछ पॉइंट हैं जो आवास से संबंधित हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उनके स्वास्थ्य के ऊपर भी क्या किया जाता है, विशेष ध्यान दिया जाता है। मुर्गियां जो होते हैं वो जल्दी ही किसी प्रकार के रोग से ग्रसित जाते हैं और ग्रसित होने के बाद पूरे जितने भी मुर्गियां होते हैं वो सब के सब क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, उनके स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दिया जाता है। तो नेक्स्ट जो आता है चौथा पॉइंट वो स्वास्थ्य होता है। इसमें लिख सकते हैं कुक्कुटों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से टीका लगवाना चाहिए। अगर टीका वैक्सीन दे देते हैं तो जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो बीमारी से क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है कुक्कुटों से संबंधित रोग। और इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, हम लोग को बीमारी जानना है और वो किसके संक्रमण से होता है वो जानना है। तो सबसे पहला जो कॉमन बीमारी है वो रानीखेत है। और ये जो रानीखेत बीमारी जो कुक्कुटों में होता है ये वायरस के कारण होता है, विषाणु के संक्रमण से होता है। और इसके संक्रमण होने से जो बर्ड्स होते हैं उनमें क्या होता है, वो येलो कलर के दस्त शुरू हो जाता है उनमें, और मुर्गियां जो हैं वो सुस्त हो जाती हैं। उसके बाद दूसरा जो आता है वो है बर्ड फ्लू। और ये जो बर्ड फ्लू है ये भी विषाणु के संक्रमण से होने वाला बीमारी है। और इस बीमारी में जो जैसे हम लोग को फ्लू के सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाता है, ठीक उसी प्रकार से जो मुर्गियां हैं वो सर्दी, खांसी, जुकाम से ग्रसित हो जाती हैं, फीवर हो जाता है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट आता है फाउल कोलरा। और ये जो फाउल कोलरा होता है
ये जीवाणु के संक्रमण से होने वाला रोग है। कोलरा हैजा जैसे डायरिया होता है जिसमें दस्त उल्टी दोनों प्रारंभ हो जाता है, उसी प्रकार से फाउल कोलरा में जीवाणु से संक्रमित होने पर मुर्गियों में ये प्रारंभ होता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि रानीखेत से होता है विषाणु से या कुक्कुटों में होने वाला जो रोग है वो कौन है, रानीखेत। जिसमें इंपॉर्टेंट जो है वो पहला है, ठीक है, हर बार यही पूछता है। इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है पशु प्रजनन। पशु प्रजनन क्या होता है? जनरली पशु का जो उत्पादन होता है वो दूध होता है, मांस या विभिन्न प्रकार के जानवर जिनको मांस के उत्पादन के लिए पाला जाता है। तो ये दूध और मांस जो होता है उसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए या जो दूध का क्वालिटी होता है, गुणवत्ता होता है, उसमें सुधार करने के लिए पशुओं के बीच में, नर और मादा पशुओं के बीच में जो होने वाला संगम होता है उस संगम या क्रॉस को ही हम लोग क्या कहते हैं, पशु प्रजनन कहते हैं। तो ये पशु प्रजनन जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन रखते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में तो सब्जेक्टिव में भी रहेंगे, तो मतलब दोनों मिला जुला कर आता है। तो इसको ध्यान से समझना है। समझना इसलिए है क्योंकि ये कन्फ्यूजन वाला है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग समझते हैं पशु प्रजनन क्या होता है। पशु प्रजनन, पशु प्रजनन जो होता है इसको बोलते हैं एनिमल ब्रीडिंग। एनिमल ब्रीडिंग का मतलब होता है, कह सकते हैं यहाँ पर, दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, उत्पाद की गुणवत्ता, दूध उत्पादन कर सकते हैं, मांस उत्पादन, उत्पाद की गुणवत्ता, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार, सुधार एवं पशुओं के रोग प्रतिरोधी किस्मों को विकसित करने के लिए नर एवं मादा पशुओं के बीच होने वाला संगम या क्रॉस पशु प्रजनन कहलाता है। पशु प्रजनन कहलाता है, पशु प्रजनन कहलाता है। कह रहा है कि दूध उत्पादन, मांस उत्पादन, उत्पाद की जो क्वालिटी है उसमें सुधार करने के लिए, पशुओं के रोग प्रतिरोधी किस्म का विकास करने के लिए, किस्मों को विकसित करने के लिए जो नर मादा पशु होते हैं उनके बीच में जो प्रजनन होता है, जो क्रॉस होता है, जो संगम होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पशु प्रजनन कहते हैं। जिसको नोट करिए। इसके बाद हम लोग पशु प्रजनन के प्रकार पढ़ते हैं। तो पशु प्रजनन के प्रकार में पशु प्रजनन जो होते हैं वो मेनली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अंतः प्रजनन। अंतः प्रजनन क्या होता है इसको समझिए। कह रहा है कि एक ही नस्ल के अधिक निकट जब पशुओं के मध्य 4 से 6 पीढ़ी तक होने वाला संगम अंतः प्रजनन कहता है। ये क्या है, 4 से 6 पीढ़ी। देखिए इसमें क्या होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ए है एक जीव और ए के 2 संतान बी और सी, ठीक है। अब ये जो बी और सी है ये ए के संतान हैं, ये बी से उत्पन्न हुआ डी और ई और सी से उत्पन्न हुआ एफ और जी, ये इन्हीं के संतान हैं। फिर आगे इनसे भी उत्पन्न हो सकते हैं। अब क्या है, तो अगर इन सभी को देखा जाए तो इन सभी का जो पूर्वज है वो अकेले कौन है, ए है, ठीक है। ये ए से ही क्या है विकसित हुए हैं और इनसे ए पूर्वज से विकसित होने वाले जो ये पशु हैं इन्हीं के बीच में आगे चल के क्या होता है, अगर प्रजनन होता है नर और मादा पशुओं के, जैसे मान लेते हैं ई और एफ के बीच में प्रजनन हो रहा है, तो
तो इस प्रजनन को में हमको हम लोग क्या कहेंगे, अंतः प्रजनन कहेंगे। अंतः प्रजनन इसलिए कहेंगे क्योंकि ई और एफ जो हैं वो एक ही पूर्वज से विकसित होने वाले निकट के संबंधी है। निकट के संबंधी है, एक ही पूर्वज से विकसित हुए तो ये संबंधी हुए, और जब इनके बीच में अगर प्रजनन हो रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, निकट संबंधित पशु बोलेंगे। और इस तरह का प्रजनन कितना पीढ़ी तक चलता है, 4 से 6 पीढ़ी चलता है। तो इसमें ध्यान रखना है अंतः प्रजनन में कि ये क्लोजली रिलेटेड जो स्पीशीज होते हैं, जो एक दूसरे से काफी संबंधित होते हैं, उनके बीच में ये 4 से 6 पीढ़ी तक होने वाला प्रजनन है। और यदि ऐसा हो रहा है तो इस प्रकार के प्रजनन को हम लोग क्या कहेंगे, अंतः प्रजनन कहेंगे। पहला चीज तो ये क्लियर है कि वंश जो होगा वो एक ही वंश के होंगे, और दूसरा क्या होता है, इसमें नस्ल जो होता है वो भी क्या होता है, सेम होता है। जैसे यहाँ पर देखिए तो जो काऊ है वो भी साहिवाल है, और जो बुल है वो भी क्या है, साहिवाल है। ये साहिवाल अगर मान लेते हैं कि ये दूध देने वाला नस्ल है, तो इधर भी दूध देने वाला नस्ल का ही बछड़ा है, तो इनके दोनों में जो क्रॉस होगा तो दूध देने वाले हैं यहाँ पर दोनों के दोनों जो हैं, तो इनमें क्या होगा कि इनका एक ही गुण है, तो ये क्या होंगे, एक ही नस्ल के होंगे, और इनसे उत्पन्न होने वाला ये जो कार्प है ये भी दूध देने वाला होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि अगर एक ही प्रजाति के एक ही नस्ल के दोनों दूध देने वाले हैं, अधिक निकट करने का मतलब एक ही वंश से उत्पन्न होने वाले क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में अगर 4 से 6 पीढ़ी तक कोई संगम हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो ऐसे क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतः प्रजनन कहते हैं। तो पहले क्या करना है, इसको नोट करना है, उसके बाद इस अंतः प्रजनन से हानि और लाभ देखेंगे। नोट करिए। नेक्स्ट है अंतः प्रजनन से उत्पन्न होने वाले हानि। तो ध्यान से देखिएगा क्या लिखे हैं। ठीक है, अंतः प्रजनन से उत्पन्न होने वाले जीवों में समयुग्मजी जीन या अप्रभावी जीन, समयुग्मजी जीन या अप्रभावी जीन कह रहा है। समयुग्मजी जीन का मतलब हम लोग 10th क्लास में पढ़े थे कि एक ही प्रकार के अगर जीन मौजूद हैं, चाहे वो कैपिटल टी हो, स्मॉल टी हो, तो इस प्रकार के जीन को हम लोग समयुग्मजी जीन कहते हैं। अप्रभावी जीन का मतलब होता है ऐसे जीन जिनसे अप्रभावी गुण विकसित होते हैं। तो अगर कोई जीव जो है वो अंतः प्रजनन से उत्पन्न हो रहा है, जिसमें समयुग्मजी जीन या अप्रभावी जीन आने की संभावना जो होती है वो अधिक होती है, और जब अप्रभावी जीन आएंगे तो इसके कारण उत्पन्न संतति प्रायः कैसे होते हैं, कमजोर होते हैं। अर्थात उनके कार्य क्षमता, उनका जो काम करने का क्षमता होता है या जनन करने का जो क्षमता होता है उसमें कमी आती है। और ये जो कमी आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, अंतः प्रजनन के कारण आ रहा है। तो अंतः प्रजनन से इस प्रकार जीवों में अंतः प्रजनन से उत्पन्न होने वाले हानियों को हम लोग क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि अंतः प्रजनन अवसादन क्या होता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं। अंतः प्रजनन बताया कि एक ही वंश के जो निकटतम जीव होते हैं, एक ही नस्ल के जो निकटतम जीव होते हैं, उनमें अगर 4 से 6 पीढ़ी तक क्या हो रहा है, प्रजनन हो रहा है, तो उसको हम लोग अंतः प्रजनन कहेंगे। और जब कोई जीव जो है वो अंतः प्रजनन होता है या क्लोजली रिलेटेड जीवों के बीच में प्रजनन होता है, तो उससे उनके उत्पन्न होने वाले जो संतान होते हैं उसमें हानिकारक जीन, अप्रभावी जीन आते हैं। और अप्रभावी जीन जब आते हैं तो उनके अंदर अप्रभावी लक्षणों का विकास होता है। कहने का मतलब वो प्रायः कमजोर होते हैं और उनके कार्य क्षमता में और उत्पादन क्षमता में कमी आती है। और ये जो कार्य क्षमता और उत्पादन क्षमता में कमी आ रहा है वो किसके कारण आ रहा है, अंतः प्रजनन के कारण आ रहा है। और जब अंतः प्रजनन के कारण जीवों में, संततियों में इस प्रकार के हानियां उत्पन्न होती है तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, अंतः प्रजनन अवसादन कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछेगा, इसके बारे में दोबारा हम लोग जेनेटिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन तब तक एक बार यहाँ पर था इसलिए इसको दोबारा पढ़ेंगे, यहाँ पर रिपीट कर दिए। अब आता है कि अंतः प्रजनन से लाभ क्या होता है। तो इससे अभी बताया कि क्या होता है कि हानिकारक जीन वाले संतति उत्पन्न होते हैं। तो बार बार अगर अंतः प्रजनन कराते हैं तो बार बार हानिकारक जीन वाला, और जनसंख्या में जितने भी हानिकारक जीन वाला जो संतति होंगे, हानिकारक जीन जहाँ जिनके पास होगा, उन सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, चयन करके जनसंख्या से निष्कासित कर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि अंतः प्रजनन के द्वारा हानिप्रद एवं अप्रभावी जीनों का हम लोग क्या करते हैं, चयन करते हैं, और चयन करके उनका क्या करते हैं, निष्कासित, उनको निष्कासित किया जाता है। फिर कह रहा है कि अंतः प्रजनन जब होगा तो उससे श्रेष्ठ जीन आएगा।
कैपिटल टी वाला प्राप्त होगा, स्मॉल टी वाला प्राप्त होगा। तो ये शुद्ध वंश क्रम की प्राप्ति होती है। तो इसमें दो प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि अंतः प्रजनन से श्रेष्ठ जीनों को हम लोग संग्रह कर सकते हैं। जो संयुग्मजीय अवस्था में जीव हैं उनको, उनके जीनों को हम लोग, शुद्ध वंश क्रम को हम लोग क्या कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। या अंतः प्रजनन से शुद्ध वंश क्रम क्या किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, अंतः प्रजनन से जो लाभ है उसमें जो कह रहा है कि अंतः प्रजनन के द्वारा जो हानिकारक जीन जो जीवों में मौजूद होते हैं उनको चयन द्वारा क्या किया जाता है, निष्कासित किया जाता है। अंतः प्रजनन के द्वारा हम लोग जीवों के अंदर जो श्रेष्ठ जीन मौजूद हैं उनको हम लोग जमा करके रख सकते हैं। और अंतः प्रजनन से हम लोग जीवों के शुद्ध वंश क्रम को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो यह अंतः प्रजनन से हानि। इसके बाद हम लोग को देखना है प्रजनन के दूसरा प्रकार, बहिर्प्रजनन। बहिर्प्रजनन, इससे पहले हम लोग अंतःप्रजनन बताया, उसमें बताया कि एक ही वंश के निकटतम जो जीव होते हैं, जो एक सगे संबंधी होते हैं, उनके बीच में अगर प्रजनन हो रहा है तो उसको अंतःप्रजनन कर रहे हैं। लेकिन उसका ठीक उल्टा होता है कि बिना किसी संबंध वाले ऐसे पशु जो आपस में संबंधित नहीं है, उन पशुओं के बीच में होने वाला जो संगम होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बाह्य प्रजनन कहते हैं। अगर पशु संबंधित हैं, रिलेटिव हैं, एक ही वंश से विकसित हुए हैं, एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं, तो उसको हम लोग अंतःप्रजनन कहेंगे। लेकिन अगर वंश या पूर्वज समान नहीं है तो असंबंधित जंतु हुए, और असंबंधित जंतुओं के बीच में जो होने वाला संगम होता है उसको हम लोग बाह्य प्रजनन कहते हैं। अब कह रहा है कि बाह्य प्रजनन में क्या होता है कि वंश जो है वो अलग होता है। दो हम कंडीशन बताए थे, एक होना चाहिए नस्ल और दूसरा होना चाहिए वंश। कहने का वंश और नस्ल दोनों जो है वो समान है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अंतःप्रजनन बोलेंगे। लेकिन अगर केवल और केवल जो है वो वंश समान है, ठीक है, सॉरी, जो वंश जो है वो असमान है और नस्ल जो है वो अलग भी हो सकते हैं, एक जैसे भी हो सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बहिर्प्रजनन बोलेंगे। दोनों को मतलब अगर क्लियरली डिफ्रेंशिएट करना है तो दोनों में एक ही मूल अंतर आ रहा है कि जो अंतःप्रजनन होगा वो उनका वंश जो होगा वो सेम होगा, और इनका जो वंश क्रम होगा, इनका जो पूर्वज होगा वो भिन्न होगा। ये निकट के संबंधित नहीं होंगे, ये असंबंधित जंतु होंगे। फिर कहा, इसीलिए कह रहा है कि इसमें एक नस्ल के पशु जिनकी पूर्वजता भिन्न होती है, एक नस्ल के पशु भी भाग ले सकते हैं जिनकी पूर्वजता क्या होती है, पूर्वजता तो सब में भिन्न होगा, अथवा विभिन्न नस्ल के ऐसे पशु भी भाग ले सकते हैं जो अलग अलग नस्ल के होंगे, अलग अलग गुणवत्ता वाले होंगे, अलग अलग गुण वाले होंगे। या ऐसे कह सकते हैं कि विभिन्न प्रजातियों के पशु भी क्या करते हैं, भाग ले सकते हैं। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे। इसके आधार पर ये जो एक नस्ल है कि ये विभिन्न नस्ल है कि अलग अलग प्रजाति है, इसके आधार पर ये जो बहिर्प्रजनन होता है इसको पुनः से क्या किया जाता है, 3 भागों में बांटा गया है। तो वो टाइप देखिए, हम लोग देख सकते हैं बहिर्प्रजनन के टाइप के प्रकार। पहला जो होता है उसको बोलते हैं बहिःसंकरण, दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं संकरण, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं अंतः विशिष्ट संकरण। अंतः विशिष्ट संकरण। बहिःसंकरण जो होता है इसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग। संकरण जो होता है उसको बोलते हैं क्रॉस ब्रीडिंग, और अंतः विशिष्ट संकरण को बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो ये 3 हैं। अगर नस्ल सेम हुआ, पूर्वज भिन्न और एक ही नस्ल के हुए तो उसको हम लोग बहिःसंकरण कहेंगे। अगर पूर्वज भिन्न और नस्ल भी अलग अलग हुआ तो उसको हम लोग संकरण कहेंगे। और अगर प्रजाति ही अलग अलग हो गए तो अलग अलग प्रजाति के जीव के बीच में जब क्रॉस हुआ तो उसको हम लोग अंतः विशिष्ट संकरण कहेंगे। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि इनमें एक नस्ल के पशु जिनकी पूर्वजता भिन्न होती है तो उनके बीच में अगर क्रॉस होगा तो उसको हम लोग बहिःसंकरण कहेंगे, ठीक है। विभिन्न नस्ल के पशु जब भाग लेंगे तो उसको हम लोग संकरण कहेंगे, और जैसे विभिन्न प्रजाति के जीव भाग लेते हैं तो उसको अंतः विशिष्ट संकरण कहते हैं। इसको लिखिए पहले, उसके बाद इसको समझाते हैं।
तो पहला है बहिसंकरण आउटक्रॉसिंग। इसमें कह रहा है कि एक ही नस्ल के ऐसे पशु जिनकी पूर्वजता 4 से 6 पीढ़ी तक क्या होता है, भिन्न होता है। देखिए नस्ल क्या है, एक ही है और पूर्वजता क्या है, भिन्न है, ठीक है ना। अभी बताया कि नस्ल सेम होगा और पूर्वजता क्या होगा, भिन्न होगा। तो उनके बीच में होने वाले क्रॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, बहिसंकरण कहते हैं। समझने के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक ही नस्ल कह रहा है तो साहिवाल, साहिवाल काऊ, साहिवाल बुल, ये जो है वो दोनों के दोनों जो है वो दूध उत्पादन देने वाली नस्ल के जो है वो पशु हैं। तो ये दोनों का नस्ल जो है वो क्या है, समान है, लेकिन पूर्वजता क्या है, भिन्न है। पूर्वजता कैसे भिन्न करेंगे, तो मान लेते हैं कि एक जो है वो गुजरात का है, गुजरात, और दूसरा जो है वो राजस्थान का है, राजस्थान का है। तो दोनों जो है वो दूसरे दूसरे स्टेट के हैं, तो उनके पूर्वज भी क्या होंगे, अलग होंगे, लेकिन दोनों का जो गुण है, जो दोनों का नस्ल है वो क्या है, एक है। और इनके बीच जब क्रॉस होगा तो इनके बीच होने वाले क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, बहिसंकरण बोलेंगे। और इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं साहिवाल कार्फ। तो यहाँ पर इस लाइन के लिखा हुआ का मतलब समझ में जी बहुत कंफ्यूजिंग है। जब एक बार सब पढ़िएगा तो कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ध्यान से इसको समझिए। एक ही नस्ल के ऐसे पशु, नस्ल क्या होना चाहिए, समान। ये भी दूध उत्पादन देने वाला नस्ल है, ये भी दूध उत्पादन देने वाला नस्ल है, लेकिन दोनों के पूर्वज क्या है, भिन्न है। एक का पूर्वज गुजरात से है और दूसरा का पूर्वज कहाँ से है, राजस्थान से है। और उनके बीच में जब क्रॉस हो रहा है तो उनके बीच में होने वाले क्रॉस को हम लोग क्या बोलेंगे, बहिसंकरण कहेंगे। अब कह रहा है कि इस तरह का प्रजनन हम लोग क्यों कराते हैं, तो प्रजनन की यह विधि जो होती है वो ऐसे पशुओं के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है, ऐसे पशुओं में कराया जाता है जिनकी दूध उत्पादन क्षमता या मांस उत्पादन क्षमता जो है वो औसत से क्या होता है, कम होता है। आसपास अगर इसी प्रकार के नस्ल वाले कुछ ऐसे पशु हैं जिनका उत्पादन क्षमता कम है, अधिक है, और इनका उत्पादन क्षमता कम है, तो उन पशुओं को उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या कराते हैं, बहिसंकरण कराते हैं। बहिसंकरण में एक ही नस्ल के ऐसे जंतु जिनकी पूर्वजता कितना पीढ़ी तक, 4 से 6 पीढ़ी तक क्या होती है, भिन्न होती है, उनके बीच में क्या कराया जाता है, संगम कराया जाता है। तो इसको नोट करिए। इसके बाद दूसरा टाइप देखते हैं। अब सेकेंड टाइप जो आता है वो है संकरण। और संकरण में कहा है कि प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें दो अलग अलग नस्ल वाले नर एवं मादा पशु भाग लेते हैं। इससे पहले वाला जो हम लोग पढ़े उसमें क्या था कि एक ही नस्ल के जंतु भाग ले रहे थे, ठीक है। तो इनमें भी पूर्वजता भिन्न होगा, लेकिन फर्क क्या है इससे पहले वाले में कि उसमें एक ही नस्ल के थे और इसमें दो अलग अलग नस्ल के पशु भाग ले रहे हैं। तो अगर दो अलग अलग नस्ल के ऐसे पशु जिनकी पूर्वजता 4 से 6 पीढ़ी तक क्या होती है, भिन्न होती है, उनके बीच में अगर क्रॉस कराया जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संकरण बोलेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ है, बीकानेरी एविज और मेरिनो रैम्स। ये जो बीकानेरी एविज होता है ये भेड़ होता है, और मेरिनो रैम्स जो है वो मेष राशि का, जो आप लोग देखे होंगे उस तरह से बनाया, भेड़ के समान ही दिखाई देता है, उसका सिंग घुमा हुआ होता है। तो ये भेड़ है और ये मेष है, दोनों अलग अलग नस्ल के जीव हैं। और इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो इनके बीच में क्रॉस से जो जीव उत्पन्न होता है उसका नाम है हिसरडेल। ये हिसरडेल उत्पन्न होता है। तो एग्जाम में पूछा था कि हिसरडेल जो है वो किसके किसके बीच क्रॉस उत्पन्न होता है, तो बीकानेरी एविज और मेरिनो रैम्स, ये दोनों जो हैं वो दोनों के जो पूर्वज हैं वो भिन्न है, और साथ ही साथ दोनों का नस्ल भी क्या है, भिन्न है। एक जो है वो भेड़ है और दूसरा जो है वो मेष है। मेष जो होता है वो भेड़ से सुपीरियर जीव होता है, भेड़ के समान ही दिखाई देता है। और इनके जब बीच क्रॉस कराया गया तो उससे हिसरडेल नाम करके जीव जो है वो उत्पन्न होता है। दूसरा पूछता है कि हिसरडेल जो है वो किस प्रकार के क्रॉस से उत्पन्न होता है, तो उसका आंसर होगा क्या, संकरण के द्वारा उत्पन्न होता है, क्रॉस ब्रीडिंग के द्वारा उत्पन्न होता है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, तो अलग अलग नस्ल के जीवों के बीच में क्रॉस कराते हैं। तो यह है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, ये थरपाकर जो है वो इंडियन काऊ है, इंडियन ब्रीड है। ये नस्ल हम आपको बताए थे कि थरपाकर जो होता है वो दोनों काम करता है, दूध देने वाला नस्ल भी होता है और कार्य करने वाला भी नस्ल होता है। और होल्स्टाइन फ्रीजियन जो होता है वो दूध देने वाला नस्ल है, और ये पोलैंड का है, पोलैंड एक कंट्री है वहाँ का है। इनके बीच में जब क्रॉस कराया जाता है तो
इनके बीच में जब क्रॉस कराया गया तो इनसे जो काऊ उत्पन्न हुआ, जो ब्रीड उत्पन्न हुआ, उसका नाम है करण फ्राइस। तो ये जो करण फ्राइस है, ये दो अलग अलग भारतीय गाय थरपाकर और जो होल्स्टीन फ्रिजियन बुल है वो हॉलैंड की, वहाँ उसके बीच में क्रॉस से उत्पन्न किया गया। और ये भी किसका एग्जाम्पल होता है, संकरण का, क्योंकि दोनों का जो नस्ल है वो अलग अलग है। ये दोनों काम करता है, दूध देता भी है और कार्य भी करता है। और होल्स्टीन फ्रिजियन जो है वो दूध देने वाला नस्ल है। जब दोनों अलग अलग नस्ल के बीच में देखिए, और पूर्वज भी इनके क्या है, थरपाकर जो है वो इंडियन है और होल्स्टीन फ्रिजियन कहाँ का है, हॉलैंड का है। तो इनके बीच में जो क्रॉस से उत्पन्न हुआ उसको बोले करण फ्राइस। और ये जो करण फ्राइस है ये क्या होता है, इनके संकरण से उत्पन्न होने वाला जीव है। तो इसको भी क्या करिए आप नोट करिए, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ध्यान से पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में लिखिएगा, उसको कोशिश करेंगे पुनः से वहां पर समझाने का, एक्सप्लेन करने का। वही प्रजनन का आखिरी जो टाइप होता है वो अंतः विशिष्ट संकरण होता है। इसमें क्या होता है, प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें दो विभिन्न प्रजातियां, प्रजनन की ऐसी विधि जिसमें दो विभिन्न प्रजाति के नर एवं मादा पशु क्या होते हैं, भाग लेते हैं। तो इससे पहले वाला दो पढ़े तो पहला में जो था वो वंश सिर्फ क्या था, अलग था, और जो नस्ल था वो समान था। इसके बाद दूसरा जो पढ़े संकरण, उसमें वंश भी अलग था, नस्ल भी अलग था। और तीसरा जो पढ़ रहे हैं संकरण, अंतः विशिष्ट संकरण, इसमें प्रजाति ही क्या है, अलग अलग है। तो देखिए किसके किसके बीच में क्रॉस का, तो पहला है मेल डंकी, डंकी का मतलब गधा, जानते होंगे आप लोग, और फीमेल हॉर्स, ये गधा और घोड़ा के बीच में क्रॉस कराया गया। जब मेल गधा और फीमेल घोड़ा के बीच में क्रॉस कराया गया तो उनसे उत्पन्न होने वाला जो जीव था वो था म्यूल। ये खच्चर होता है, खच्चर। और इसको विकसित किया गया जनरली, अगर गधा तो बात करें तो गधा जो होता है वो सामान ढोने में काफ़ी माहिर होता है, ये उच्च वजन ढो सकता है। और हॉर्स जो होता है वो तेज चलने में माहिर होता है। तो इसीलिए इनके क्रॉस से ऐसा जीव को विकसित किया गया जो क्या हो सके, सामान को भी, भारी वजन को भी वहन कर सके और तेज भी चल सके। और उसको जब क्रॉस कराया गया तो उससे क्या विकसित हुआ, खच्चर। और इसके बाद आया, इसका ठीक उल्टा भी करा करके देखा गया तो फीमेल डंकी और मेल हॉर्स। और जब इनसे क्रॉस कराया गया तो इनसे जो उत्पन्न होगा वो है हिन्नी, HINNY, हिन्नी। तो ये जो अलग अलग प्रकार के जीव, उसमें ज़्यादातर जो उपयोग होता है वो म्यूल का उपयोग होता है। और ये म्यूल जो होता है वो अंतः विशिष्ट संकरण। अब लोग सोचते हैं कि अब एक बार म्यूल उत्पन्न हो गया तो बार बार म्यूल से म्यूल का क्रॉस करा के दूसरा म्यूल उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि अंतः विशिष्ट संकरण से उत्पन्न होने वाले जो संतान होते हैं वो अस्टेराइल होते हैं, वो बांझ होते हैं, वो प्रजनन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं नोट करके यहाँ पर, नोट, अंतः विशिष्ट संकरण से उत्पन्न होने वाले जीव या संतति अस्टेराइल होते हैं। अस्टेराइल का मतलब होता है बांझ होते हैं, जो प्रजनन में भाग नहीं ले सकते हैं। तो ये आज का जो भी हम आपको टॉपिक पढ़ाए हैं इसको बार बार पढ़ना है और कोशिश करना है समझ लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से। और ये एक बार में, दो बार में समझ में नहीं आता है, तो कोशिश करना है जहाँ ना समझ में आए तो उसको पढ़ें और ठंडा दिमाग करके सोचें। और फिर इसके पढ़ने के बाद, नोट करने के बाद, पढ़ने के बाद क्या करना है कि एनसीईआरटी से पढ़ना है। ये एनसीईआरटी पेज नंबर 182 में दिया हुआ है, तो कुछ नोट कर लीजिए। इसके बाद आगे पढ़ेंगे।